यूरोप में 19वीं से 20वीं सदी एक परिवर्तन का काल था। चल रहे छोटे बड़े युद्धों, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और संकीर्ण राष्ट्रवाद ने प्रथम विश्व युद्ध को शुरू किया। 19वीं सदी में ही साम्राज्यवाद, अलगाववाद, राष्ट्रवाद आदि के कारण शक्ति संतुलन बिगड़ने लगा था। बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के सफलतापूर्वक एकीकरण तक यूरोप में गुप्त संधियों का जाल बिछ चुका था। 1873 में बिस्मार्क ने फ्रांस को अलग थलग करने के लिए और जर्मनी को दो मोर्चों पर युद्ध से बचने के लिए तत्कालीन ऑस्ट्रिया और इटली से गठबंधन किए। वहीं फ्रांस, इंग्लैंड और रूस भी आपस में गुप्त संधियों से जुड़ चुके थे, परंतु सभी के स्वार्थ अलग अलग थे। गुटबंदी के बावजूद ये गुट आपसी गुप्त संधियां कर रहे थे। जैसे जर्मनी और रूस ने रीअश्योरेंस ट्रीटी, आश्वासन संधि बेहद गुप्त तरीके से की गई थी। आश्वासन संधि जर्मनी और रूस द्वारा एक दूसरे को दिया गया वादा था, जिसके तहत दोनों को युद्धकालीन परिस्थितियों में तटस्थ रहना था। परंतु 1890 में कैसर विलियम द्वितीय ने बिस्मार्क को चांसलर पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया। नया जर्मनी का चांसलर कैप्रीवी ने रूस के साथ अश्योरेंस ट्रीटी को बढ़ाया नहीं। अंततः 1894 तक फ्रांस, रूस, इंग्लैंड आपस में पास आ चुके थे और इन्होंने 1904 में तीनों ने मिलकर ट्रिपल एंट्रेड बनाया। परिणाम स्वरूप हथियारों की प्रतिस्पर्धा बढ़ी। 1871 में प्रशा फ्रांस युद्ध के बाद से ही जर्मनी की आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली गई थी। जर्मनी ने सक्रिय रूप से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को बढ़ाना शुरू किया। इससे इंग्लैंड से प्रतिस्पर्धा शुरू की गई। इंग्लैंड और जर्मनी के साथ साथ अन्य शक्तियों ने भी हथियार और नौसेना का विस्तार शुरू किया। इसी दौरान ओटोमन साम्राज्य लगातार कमजोर हो रहा था। इसके अंदर अनेक राष्ट्रवादी तत्व पनप रहे थे। कमजोर होते ओटोमन साम्राज्य में अलगाववाद, राष्ट्रवाद की आदि की लहर पैदा हो चुकी थी। वहीं यूरोप में अलग अलग शक्तियों अलग अलग हितों के कारण अवस्थित थी। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी बोस्निया हर्जेगोविना को हथियाना चाहता था और वहां पनप रहे सर्ब आंदोलन को दबाना चाहता था। इंग्लैंड की कोई वास्तव में बाल्कन क्षेत्र में रुचि न थी, परंतु वह नहीं चाहता था कि यूरोप की अन्य शक्तियां इस क्षेत्र में आ जाएं, क्योंकि इस क्षेत्र में आ जाने से उसे अपने उपनिवेशों की रक्षा पर खतरा महसूस हो रहा था। इसी क्रम में रूस भी बाल्कन क्षेत्र में अपना हिस्सा चाहता था। रूस भूमध्य सागर तक एक रास्ता चाहता था, जिसके कारण उसकी सामरिक और व्यापारिक आकांक्षाएं पूरी हो सके। परंतु ऑस्ट्रिया ने कुछ ही समय बाद बोस्निया हर्जेगोविना को और स्लाव क्षेत्र को अपने अंतर्गत शामिल कर लिया। इससे वहां पनप रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों को धक्का लगा। सर्ब सर्वाधिक असंतुष्ट थे। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार चार्ल्स आर्कड्यूक को बोस्निया की राजधानी सिराजेवो में एक समारोह में शामिल होना था। परंतु असंतुष्ट सर्ब राष्ट्रवादियों के एक ग्रुप ब्लैक हैंड ने उनकी हत्या कर दी। इससे पूरे यूरोप में सनसनी का माहौल पैदा हो गया। ऑस्ट्रिया ने इसका जिम्मेदार सर्बिया को माना और आरोपियों को सौंपने की मांग की। इसी दौरान ऑस्ट्रिया हंगरी ने एंटी सर्ब दंगों को हवा दी, जिससे बोस्निया और हर्जेगोविना में दंगे फैले। इसमें काफ़ी सारे सर्ब मारे गए। बहुत सर्बों ने बोस्निया के बाहर जाकर शरण ली, लेकिन राष्ट्रवादी आंदोलन लामबंद हो चुके थे। हत्या के एक माह तक डिप्लोमेटिक वार्ताएं चली, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड शामिल थे। इसे जुलाई क्राइसिस कहा जाता है। ऑस्ट्रिया हंगरी अड़िग थे कि हत्या के पीछे सर्बियाई अधिकारियों और सरकारों का हाथ है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के सामने 10 लगभग असंभव मांगे रख दी। इसे जुलाई अल्टीमेटम कहा जाता है, जिसमें युद्ध की धमकी भी शामिल थी। सर्बिया ने लगभग छठी मांग को छोड़कर सभी मांगे मान ली और जांच में शामिल होने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ऑस्ट्रिया ने डिप्लोमेटिक वार्ताएं तोड़कर युद्ध की तैयारियों में लग गया। लगभग एक माह बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। इससे सर्बिया की मदद के लिए रूस को युद्ध में शामिल होना पड़ा। प्रतिक्रिया में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को समर्थन दिया और युद्ध में शामिल हो गया, जबकि इटली अभी तक उदासीन अवस्था में था। जर्मनी ने फ्रांस को उदासीन रहने का निर्देश दिया, क्योंकि जर्मनी जानता था कि उसे दो मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है।
फिर भी जर्मनी ने फ्रांस से लगती हुई पश्चिमी सीमा पर लगभग 80% सेना को तैनात कर दिया। इतनी भारी सेना को देखकर फ्रांस और ब्रिटेन चिंतित हो उठे। जर्मनी की नीति साफ थी, उसे फ्रांस को जल्दी से जल्दी नियंत्रण में लेना था ताकि जर्मनी को दोनों मोर्चों पर लड़ाई न लड़नी पड़े। 2 अगस्त को जर्मनी ने लग्जमबर्ग पर कब्जा कर फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और बेल्जियम को भी धमकी दी। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड को फ्रांस की मदद के लिए आना पड़ा। जर्मनी की शुरुआती सफलता शानदार थी। उसने तेजी से क्षेत्रों पर कब्जा किया, लगभग 2,60,000 फ्रेंच सैनिकों को मारा। धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध की आक्रामकता एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि तक पहुंच गई। जर्मनी लगातार ब्रिटेन के व्यापारी और सामरिक मार्गों पर जहाज़ों पर हमला कर नुकसान पहुंचा रहा था। यह निश्चित रूप से ब्रिटेन के लिए शर्मिंदगी की बात थी। जल्द ही ब्रिटेन ने जर्मनी की सप्लाई चेन को भी नुकसान पहुंचाकर युद्ध में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। परंतु नौसेना की सबसे बड़ी लड़ाई जुटलैंड में लड़ी गई। यह सबमरीन, आधुनिक हथियारों और यू बोटों में की प्रणाली से शामिल से लैस थी। नौसेना की इस लड़ाई में अमेरिका लगातार ब्रिटेन की मदद कर रहा था। शीघ्र ही जर्मनी ने ब्रिटेन और अमेरिका की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचा दिया। इससे यूएस का चिंतित होना स्वाभाविक था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में अमेरिका उदासीन था, परंतु 1915 को जर्मन यू बोट ने एक ब्रिटिश पैसेंजर जहाज को डुबो दिया, जिसमें 128 अमेरिकन भी थे। इस घटना ने अमेरिका को चिंतित कर दिया। 1916 में पुनः वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। इस दौरान जर्मनी लगातार सबमरीन से हमले कर इंग्लैंड को नुकसान पहुंचा रहा था। जर्मनी को भय था कि अमेरिका युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से शामिल हो सकता है, इसलिए उसने मेक्सिको में एक मिशन भेजा, जिसमें मेक्सिको को अमेरिका द्वारा छीने गए उसके टेक्सास, एरिजोना, न्यू मैक्सिको वापस पाने में मदद करने का लालच दिया गया। इससे यूएस तुरंत जाग गया। इसी दौरान जर्मन सबमरीन द्वारा यूएस मर्चेंट जहाज को डुबो दिया जाता है और वुडरो विल्सन अमेरिका को अप्रैल 1917 में जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की घोषणा करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घटित रूसी क्रांति महत्वपूर्ण है। रूस की शुरुआती सफलता के बावजूद रोमनोव ज़ार के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था। व्लादिमीर लेनिन जर्मनी की मदद से स्विट्जरलैंड से रूस अप्रैल 1917 में पहुंचे। 1917 में पेट्रोग्राड में भयंकर दंगे हुए। अंततः सोवियतों पर लेनिन के प्रभावशाली नेतृत्व के बाद सोवियत क्रांति हुई। मार्च 1917 में रूस जर्मनी ने ब्रेस्ट लिटोविस्क की संधि के बाद रूस ने स्वयं को युद्ध से अलग कर दिया। रूस के अलग हो जाने के बावजूद मित्र देशों पर प्रभाव न पड़ा, क्योंकि अमेरिका युद्ध में शामिल हो चुका था। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से पूरे युद्ध का परिदृश्य बदल गया। जर्मनी धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। 1918 तक की गर्मियों तक आते आते अमेरिका की मदद से ब्रिटेन और फ्रांस को काफ़ी रणनीतिक मदद मिल चुकी थी और उन्हें युद्ध में काफ़ी लाभ पहुंचा। अंततः जर्मन सेना पीछे हटने लगी। जर्मन सेना को काफ़ी नुकसान हुआ। 1918 के 11वें महीने में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और प्रमुख शक्तियां आपस में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करती हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अपूरणीय क्षति हुई, करोड़ों सैनिक और लोग मारे गए, प्रमुख राजवंश खत्म हो गए। युद्ध ने वैश्विक रूप लिया, जिसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा। भारत जैसे औपनिवेशिक क्षेत्रों में राष्ट्रवाद आंदोलन तेज हुए। अंततः प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे विश्व का परिदृश्य बदल दिया था। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।